हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था सीवेज ट्रीटमेंट का जो डायग्रामेटिक स्टडी थी वो हमने स्टडी की है ना। अब हम लोग इसका जो थ्योरेटिकल रीजन है, पोर्शन है, उसमें कुछ स्पेसिफिक जो स्टडी है उन पर अध्ययन करेंगे और उसके नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है कि डे बाय डे जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज का अमाउंट भी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। तो ये एक बड़ा इश्यू है वाटर पॉल्यूशन के लिए। वाटर हमारे लिए एक नेसेसरी एलिमेंट है और ये अगर पॉल्यूटेड हो गया तो हमारी जो मानव सभ्यता है वही खतरे में पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं इसके ट्रीटमेंट की बहुत ही ज़रूरत महसूस की जा रही है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सीवेज होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। भारत एवं विश्व में जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ के साथ साथ बाहित मल सीवेज की भी मात्रा बढ़ रही है। बढ़ रही है। बढ़ रही है। ठीक है, इन्हें उपचार के बाद ही प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, झील, आदि में पहुंचाना या पहुंचाया जाता है। बिना उपचारित बाहित मल जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। ठीक है,
सीवेज का उपचार या सीवेज का उपचार STPs में संपन्न होता है। STPs का मतलब क्या? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। में किया जाता है ना? अच्छा, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा गंगा तथा यमुना में जल प्रदूषण कम करने के लिए गंगा एक्शन प्लान तथा यमुना एक्शन प्लान का प्रारंभ किया है कई वर्ष पहले। प्रारंभ किया है। एक्चुअली ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान ये राजीव गांधी के टाइम पर स्टार्ट किए गए थे, है ना? अब हम देखते हैं कि आखिर ये सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो आप समझ सकते हैं सीवेज ट्रीटमेंट 2 चरणों में संपन्न होता है। संपन्न होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, भौतिक उपचार, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट।
भौतिक उपचार। ठीक है, इसके अंतर्गत फिल्ट्रेशन तथा सेडिमेंटेशन निच्छालन अवसादन की प्रक्रिया सम्मिलित की जाती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन द्वारा कूड़ा करकट वाहित मल से अलग किया जाता है। अलग किया जाता है, जबकि सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन में क्या करेंगे, जो रेत बालू आ रहा है इसमें सीवेज वाटर के साथ में, उसे बड़े छोटे छोटे पत्थर हैं, कंक्रीट है, मिट्टी है, उसे अलग किया जाएगा, प्लस सॉलिड वेस्ट, है ना। सेडिमेंटेशन में बालू, मिट्टी को ग्रिट टैंक में तथा ठोस मल को, मतलब सीमेज को सॉलिड वेस्ट टैंक में संग्रहित किया जाता है या एकत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात उत्पन्न
बहिस्राव, बहिस्राव, इफ्लुएंट, इफ्लुएंट को प्राइमरी इफ्लुएंट कहा जाता है, को प्राथमिक बहिस्राव कहते हैं। बहिस्राव कहते हैं, ठीक है, बहिस्राव कहते हैं ये। अब ये इफ्लुएंट कहाँ जाएगा? ये अब जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब इसका यूज होगा। क्लियर? अब यहाँ से प्रारंभ होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। जैविक उपचार, ठीक, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को या प्राथमिक बहिस्राव को एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, टैंक में पहुंचाया जाता है, ठीक है। एरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस समय इसका बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होता है, कम होता है, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, आता है। इस टैंक में एयर पंप द्वारा पंप
द्वारा O2 पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस टैंक में वायवीय मृतोपजीवी जीवाणु एवं कवक बाहित मल का उपचार करते हैं। ठीक है, बाहित मल का उपचार करते हैं जब तक कि BOD कम नहीं हो जाता है। BOD कम नहीं हो जाता, बार बार सैम्पलिंग ली जाती है और एयर पंप प्रोवाइड किया जाता है और तब तक ये ट्रीटमेंट किया जाता है जब तक कि यहाँ पर ये BOD कम नहीं हो जाता। अब एक्चुअली BOD है क्या? ठीक है, तो इसे समझ लेते हैं। BOD को समझना यहाँ जरूरी है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पे है BOD। यह है O2 की वह मात्रा है जो एक लीटर बाहित मल अथवा प्रदूषित जल को ऑक्सीकृत करने में सूक्ष्म जीवाणु द्वारा उपयोग की जाती है।
उपयोग की जाती है, ठीक है, उपयोग की जाती है। इस पर इकोलॉजी में, जहाँ पर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, वहाँ पर इस पर काफ़ी अच्छी बात करी गई। अच्छा, बीओडी को जल प्रदूषण सूचक माना जाता है। जिस जल का बीओडी अधिक होता है उसे अधिक प्रदूषित माना जाता है। माना जाता है, ठीक, ऐसे। अब आगे वायवीय टैंक में उपचार के बाद बाहित मल को सेटलिंग टैंक में पहुंचाया जाता है, जहां फ्लक्स का निर्माण होता है। अब ये फ्लक्स क्या होते हैं? फ्लक्स में ऑक्सीकृत वाहित मल ऑक्सीकृत वाहित मल जीवाणु एवं कवक तंतु समूह के रूप में होते हैं। समूह के रूप में होते हैं, मैस लाइक स्ट्रक्चर, ओके। अच्छा, में होते। अब यहाँ से आगे, आगे का मतलब हमें इस साइड लिखना पड़ेगा।
क्लियर? अब क्या होगा, ये जो सेटलिंग टैंक है इसमें एक्टिव स्लज का निर्माण होता है। सेटलिंग टैंक में एक्टिव स्लज सक्रिय उड़क का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें फ्लक्स पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया भी होंगे, माइक्रोब्स होंगे, जिसमें सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। इसकी कुछ मात्रा वायवीय टैंक में निवेश द्रव्य में प्राइमरी बहिस्राव, प्राथमिक बहिस्राव के साथ निवेश द्रव्य इनोकुलम के रूप में मिलाया जाता है। इनोकुलम के रूप में मिलाया जाता है, जो कल आपने डायग्राम में देखा। ठीक है, एक्टिव स्लज की अधिकांश मात्रा को एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है। में पहुंचाया जाता है जहां अवायवीय जीवाणु पाचन द्वारा
बायोगैस, CH4, CO2, H2, H2S को निर्मित करते हैं, जिसे ऊर्जा के लिए, जलाने आदि के लिए ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं, ठीक, ये बात हो गई। अब यहाँ से जो इफ्लुएंट निकलेगा उसे हम सेकेंडरी इफ्लुएंट मानेंगे, ठीक है जी, सेकेंडरी इफ्लुएंट। ठीक है, यहाँ से उत्पन्न बाह्यस्राव द्वितीयक बाह्यस्राव कहलाता है। सेकेंडरी इफ्लुएंट कहलाता है, द्वितीयक बाह्यस्राव कहलाएगा, ठीक है। और इसे अब आप क्लोरीन उपचारित करने के बाद में जल स्रोतों में छोड़ सकते हो, अब ये हानिकारक नहीं है। इससे क्लोरीन आदि से उपचारित कर जल स्रोतों, नदी आदि में पहुंचाया जाता है, क्लियर। अब ये हानिकारक नहीं है और इस तरीके से ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है ना। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान की मैंने बात आपसे पहले कर ली, क्लियर ये बात। तो ये कहीं ना कहीं पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। मैंने उचित शब्दों के द्वारा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया है, और वो डायग्राम कोई और नहीं, वो इस लैंग्वेज पर आधारित डायग्राम है, तो आपके लिए बहुत ही खास हो जाता है समझने के लिए। ओके, अब हम लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस पढ़ने की अब आवश्यकता है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टेज 5 में अपन देखें तो क्या है, ट्राइकोडर्मा हार्डियन नामक सूक्ष्म जीव, ये ट्राइकोडर्मा कहाँ, मिट्टी में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर
1, राइट आंसर शुड बी सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या जा रहा है? पीडकनाशी इस्तेमाल नहीं किया जाता। जेंथोमोनास पीडकनाशी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड में बायोएथेनॉल जियामीज से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सा गलत जोड़ा है? एल्कोहल का नाइट्रोजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो स्वच्छंद जीव अवायवीय नाइट्रोजन स्तरीकरण करता है? इसमें थर्ड आंसर जाएगा अपना 6। निम्न में से सही कथन को चुनिए। सीवेज ट्रीटमेंट साधन यानी कि फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7 में जाएं तो इसमें कहा गया है कि जैव उर्वरक के रूप में किसे उपयोग नहीं करेंगे। केंचुआ होता है, किसानों का मित्र कहलाता है, बाकी सब हैं, घोंघा नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जाएं तो पादप रोगों के नियंत्रण हेतु एक सामान्य जैव नियंत्रक साधन कौन सा है? तो फर्स्ट ट्राइकोडर्मा, ठीक है। धान के खेतों में एक सामान्य नाइट्रोजन स्तरीकरण कौन सा है? तो ऑसिलेटोरिया। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो ऑसिलेटोरिया है। ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी एक आया है ना। तो क्वेश्चन नंबर है अब 10 में कहें तो ऐसी फसल के प्रजनन में जिनमें खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन जैव प्रबलीकरण यानी कि बायोफोर्टिफिकेशन है ना। तो इसमें थर्ड आंसर होगा 11। निम्नलिखित में से किस एक का जैव प्रौद्योगिकी विधि द्वारा व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? इंसुलिन का प्रोडक्शन चल रहा है लार्ज स्केल पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का है भारतवर्ष में हरित क्रांति जय रत्ना किसकी फसल है? चावल। थर्ड, तो सीवेज पर अवायवीय बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा मुख्यतः क्या बनता है? मार्स गैस, एक्चुअली गोबर गैस को भी कहता है ना। तो थर्ड इसका आंसर है। क्वेश्चन 14 में अगर हम जाएं तो वहाँ पर है पौधे द्वारा मृदा से क्या एब्जॉर्ब होता है? तो फॉस्फोरस जो एब्जॉर्ब करता है वो माइकोराइजा है। माइकोराइजा इसमें आता है ग्लोमस, ठीक है। 15 में अगर अपन जाएं, मीथेनोजेंस कहाँ कहे जाने वाले जीव प्रचुर मात्रा में कहाँ पाए जाएंगे? मवेशी बाड़ा मतलब मवेशियाँ जहाँ रहती हैं, जानवर जहाँ रहते हैं, भैंस बकरियाँ, ये भैंस गाय है ना, गोबर होगा जहाँ, वहाँ मीथेनोजेंस होंगे। फर्स्ट 16, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? एग्रोबैक्टीरियम इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 देखो हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं एक्चुअली, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। 18 में जाएं तो एथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरीज में सर्वाधिक सामान इस्तेमाल किया जाता है। सीरा, याद करो, रम बनाई जाती है। सीरा मतलब हमने बताया आपको कि जो शुगर मिल्स होते हैं वहाँ गन्ने के रस से जब शक्कर बनाई जाती है तो गंदगी भी होती है उसमें, वो सीरा कहलाता है। तो इसका थर्ड राइट आंसर है। अब चलते हैं 19 में। एथेनॉल का व्यापक स्तर किससे करोगे? तो ओबियसली एथेनॉल अल्कोहल का निर्माण सैक्रोमाइसिस सेरेविस मतलब ईस्ट फर्मेंटेशन द्वारा बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्परिवर्तन किसके द्वारा? ये गामा रेडिएशन एनसीईआरटी ने लिख रखा है। किट रोग, याद करो, ब्लैक वो गेहूं का काला किट रोग, पक्सीनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। तो वही है, थर्ड आंसर इसका है 21 का। सोयाबीन की फसल में और ये उर्वरक के रूप में राइजोबियम। सोयाबीन कौन है? सोयाबीन एक्चुअली एक लेगुमिनस क्रॉप है, फाबेसी में आता है, और इसके अंदर
रूट नोड्यूल होते हैं और वहाँ राइजोबियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान गलत है? कंड, कंड कहते हैं एक्चुअली स्मट को, स्मट करता है वो लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलेगो करता है। यहाँ पक्सीनिया दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन था। ये फर्स्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, प्रोकैरियोटिक है, स्वपोषी है और पौधों के साथ सहजीवी रूप में पाया जाता है। तो याद करो साइकस, साइकस में प्रवाल जड़ें होती हैं, उनमें साइनोबैक्टीरिया सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो साइकस का अपना डाइवर्सिटी में लिखा हुआ है। बैसिलस तुरंजी ऐसी प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है जिनके भीतर कीटनाशी प्रोटीन होते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26। जैविक कृषि से संबंधित निम्नलिखित 4A पर विचार कीजिए। तो BC, इसमें केवल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न आगामी इस्तेमाल किए जाते हैं। कंपोस्ट सही है, इसमें कीटनाशियों यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता, बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आए 27 में। निम्न में से किस एक मिलान में एक सूक्ष्म जीवियों का उससे प्राप्त औद्योगिक उत्पादन मिलाया गया है? शेष 3 सही है। लैक्टिक एसिड LAB करता है, ये गलत है। थर्ड इसका राइट आंसर है। अंग प्रत्यारोपण यानी कि कौन? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइक्लोस्पोरिन ए, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ना, तो एक कवक है ना। फिर आता है कवक द्वारा होने वाले रोगों की रोकथाम। कवक ऑब्वियसली कौन है? ट्राइकोडर्मा है, सही है। और 30, ये 30 जो है गेहूं का चूड़िल, ये एक्चुअली RPMT का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हो। एरिसाइफीज है फंगस, ये एस्कोमाइसेटीज में आता है। क्लियर? एरिसाइफी। धान के खेतों में ये वही आ गया। ऑसिलोटोरिया पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ साइनोबैक्टीरिया पूछ लिया। ठीक है, तो ये सही है, नो डाउट। ईस्ट का उपयोग किसमें? ब्रेड एंड बियर में करते हैं, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। ये ठीक है। सिनकोना, एक्चुअली ये फिर RPMT क्वेश्चन है, कभी आते थे ये। एक्चुअली सिनकोना ऑफिसिनेरा में एक प्लांट है जिसकी छाल से कोनैन प्राप्त किया जाता है और जिससे बुखार का इलाज किया जाता है। कोनैन। ये 33 का मतलब ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ब्रेड एंड बियर। ठीक। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव है जो पौधों के साथ सहजीवी पाता है? ग्लोमस। 35 माइकोडियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकाइनेस है ना, NCERT में। तो निम्न में से कौन सा एक जीव अथवा जीव से जुड़ी सही वर्गीकृत? सही है, ईस्ट से ब्रेड बियर बनता है, पिछले अभी क्वेश्चन भी आया है ऐसा। सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते समय पीडक, जैव नियंत्रक, वही है ट्राइकोडर्मा। 30 दूध से दही बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में है ना, ये प्रोकैरियोटिक, ये कौन होते हैं? विषमपोषी होते हैं ना, विषमपोषी, क्योंकि दूध जीवित नहीं होता, दूध एक्चुअली डेड है और इसीलिए सैप्रोफाइट विषमपोषी कंसिडर होंगे। मोनास्कस परप्यूरस, स्टैटिन्स, इसमें कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। बीटी फसलों में कौन सा इंडिया में सबसे पंजाब में बीटी कॉटन उगाया जा रहा है। ठीक। अब हम बात करते हैं 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। ठीक है, ये तो 41 में क्या करोगे? सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादन कौन सा है? एस्परजिलस। ठीक है, तो इसका आंसर जा रहा है थर्ड। 42 में क्या जा रहा है? मीथेन, हाइड्रोजन, ये बायोमल में बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। थर्ड।
43 में जाएं, कौन सी, ये सेम क्वेश्चन आ रहा है सेकेंड। 44 में क्या है, बीओडी किसका, जिसका ज़्यादा है उसका मतलब अत्यधिक प्रदूषित है। 44 45 में गाय भैंस के आहार में कौन होगा, मीथेनोजेंस होंगे। और मीथेनोजेंस सेम टू सेम क्वेश्चन है लगभग। पोटेशियम क्लोस्ट्रीडियम लाइपेज, मैंने आपको एल्ब्यूको कैंडिडा लिखाया है, ये थर्ड गलत हो रहा है। ठीक है, 48 में जाएं तो क्या है, ये करना है इसका, आप देख लो, ये ऐसे क्वेश्चन आजकल नीट में बहुत आ रहे हैं, है ना। इसमें अगर एक दो भी आपको आते हैं तो बड़े आराम से आप कर लेते हो। इसका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट में आप देख लो, ए मेथड सिस्ट्रिक एसिड एस्परजिलस सही है, साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा सही है, आपका स्टेटिन फोर्थ में मोनास्कस सही है, बाकी सब सही। अब आ जाते हैं निम्न में से एक बहिस्राव के कारण प्रदूषित होने वाली जल निकाय, जैसे, है ना, नहीं है। देखो, पेट्रोलियम पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इसलिए इससे आपका बीओडी से लेना देना नहीं होगा। सेकंड 50 51 52 53 54 कितने हैं इसमें, 58 तक है। 55 56 57 58 क्लियर। 50 में देखें तो क्या है, निम्न में से कौन से बहिस्राव हुए ठोस को निकालता है, प्राथमिक। सेकंड, निम्न में से कौन सा एक उत्पाद के साथ उचित रूप से मैलित है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है इसी दौरान, है ना। एक विदेशी कंपनी द्वारा चावल के एक वो पेटेंट हुए, ये एक्चुअली उससे बायोटेक से रिलेटेड है, तो सेकंड है, इस जगह से नहीं है ये। दूध से दही में तो B12 होता है, इससे पोषण की मात्रा बढ़ती है। 54 में जाए तो निम्न में से एक जैव नियंत्रक कारक पादप रोग उपचार के उपयोग में किया जाता है, ट्राइकोडर्मा। ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दो। अनुचित कथन का चयन किया, अंतर प्रजनन हानिकारक, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं जूलॉजी से भी मेल कर रहा है। 56 जैव नियंत्रण कारकों का सही विकल्प चुनिए, ट्राइकोडर्मा बैक्टीरियोफागस बैसिलस तुरंचेंसिस। ठीक है जी, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन्स, और आपका ये ओबियसली फोर्थ आंसर 4 है। ठीक है, तो ये है आसान से क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी से आपको सारी बातें अच्छे से पढ़ना है, कोई समझने सोचने की बात ही नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।